नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। रोज़मर्रा की खबरों में जीडीपी शब्द बार बार आता है ना? लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि वैश्विक मंच पर किसी भी देश की असली ताकत और परफॉर्मेंस को आखिर किस पैमाने से नापा जाता है? चलिए आज इसी तंत्र को डिकोड करते हैं। अब इस अकेले नंबर का असली दांव कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए जरा 2025 की इन अनुमानित टॉप 4 आर्थिक महाशक्तियों पर गौर कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी और अपना भारत। सोचिए, इन विशाल अर्थव्यवस्थाओं का पूरा रुतबा सिर्फ इसी एक मीट्रिक पर टिका है। ये महज कोई गणित का नंबर नहीं है, ये पूरी दुनिया का वो ग्लोबल स्कोरबोर्ड है जो तय करता है कि कौन सा देश आर्थिक रूप से कितना पावरफुल है। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे जीडीपी के बेसिक्स और इसके महत्व से, फिर कुछ जरूरी टर्म्स को समझेंगे, एनडीपी और एनएनपी का फर्क जानेंगे। इसके बाद इसे कैलकुलेट करने के 3 तरीके देखेंगे और अंत में जीडीपी की कुछ बहुत ही अहम सीमाओं पर भी बात करेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, जीडीपी के एकदम मूल सिद्धांत। सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान सी भाषा में कहें तो एक तय समय, आमतौर पर 1 साल के भीतर, किसी देश की सीमाओं में जो भी तैयार वस्तुएं और सेवाएं बन रही हैं, उन सबकी कुल वैल्यू ही जीडीपी है। एक तरह से ये देश के पूरे इंटरनल प्रोडक्शन का एक आईना है। छोटी सी सुई से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मशीनों तक सब कुछ इसमें जुड़ जाता है। अब इस पूरी अर्थव्यवस्था को हम आसानी से 2 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है वस्तुएं यानी गुड्स, जैसे हमारा खाना, कपड़े या इंडस्ट्रियल मशीनें। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम बाजार से खरीदते हैं और छू सकते हैं। और दूसरा अहम हिस्सा है सेवाएं यानी सर्विसेज। इसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीज़ें आती हैं। ये वो ज़रूरी सेवाएं हैं जिन पर हमारा पूरा समाज टिका हुआ है। थोड़ा इतिहास में पीछे चलें तो 1923 में अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स ने इस जीडीपी मानक की शुरुआत की थी। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, आधार वर्ष या बेस ईयर का। देखिए, महंगाई के भ्रामक असर को हटाने के लिए भारत जैसे देश समय समय पर अपना आधार वर्ष बदलते रहते हैं। भारत का पिछला बेस ईयर 2011-12 था और अब डेटा को एकदम सटीक और आज के हिसाब से प्रासंगिक रखने के लिए इसे 2022-23 में बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। आखिर ये जीडीपी सरकारों और बड़े बड़े संस्थानों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? सच कहूं तो ये सिर्फ एक रूखा सा आंकड़ा नहीं है। ये सीधे तौर पर तय करता है कि केंद्रीय बैंक क्या नीति बनाएगा। अगर जीडीपी गिर रही है तो ये मंदी की एक बहुत बड़ी चेतावनी होती है जो सरकार को तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है। और तो और, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स इसी नंबर को देखकर ये तय करते हैं कि किसी देश का बाजार उनका पैसा लगाने के लिए सुरक्षित है भी या नहीं। चलिए, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर और अर्थव्यवस्था की वास्तविकता को समझने के लिए कुछ प्रमुख जीडीपी शब्दावलियों पर नजर डालते हैं। ये हिस्सा वाकई दिलचस्प है। कच्चे आंकड़ों को असलियत में कैसे एडजस्ट किया जाता है? इसके 2 तरीके हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में से महंगाई के असर को पूरी तरह निकाल दिया जाता है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन एक फिक्स्ड बेस ईयर पर होती है। ये असली ग्रोथ दिखाती है। वहीं नॉमिनल जीडीपी मौजूदा कीमतों पर गिनी जाती है। मतलब अगर कोई 100 रुपए की चीज 110 की हो जाए तो नॉमिनल जीडीपी तो बड़ी भी दिखेगी, पर असल में कोई नया प्रोडक्शन नहीं हुआ। ये बस एक भ्रम पैदा कर सकती है। अब एक छोटे से उदाहरण से प्रति व्यक्ति जीडीपी को समझते हैं। मान लीजिए एक देश की कुल कमाई 1 लाख रुपए है और वहां 10,000 लोग रहते हैं, तो हर इंसान के हिस्से में कितने आए? बिल्कुल सही, 10 रुपए। बस यही है प्रति व्यक्ति जीडीपी। ये हमें एक झटके में बता देती है कि उस देश के आम नागरिक का औसत जीवन स्तर कैसा है। अब बात करते हैं चौथे पड़ाव की, एनडीपी और एनएनपी की व्याख्या। जब हम मशीनों की घिसावट और इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करते हैं तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। देखिए, जब मशीनें काम करती हैं तो वो घिसती भी हैं, राइट? इसी घिसावट या डेप्रिसिएशन को, जैसे मशीन की वैल्यू में 10,000 की कमी आ गई, जब हम जीडीपी में से घटा देते हैं तो हमें मिलता है शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी। लेकिन अगर हम इसमें उन नागरिकों की कमाई भी जोड़ दें जो विदेशों में रहकर अपना पैसा देश भेज रहे हैं, तो ये दायरा और बड़ा हो जाता है। इसे कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी।
तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को आखिर नापते कैसे हैं? इसके 3 अलग-अलग गणितीय तरीके हैं। पहला तरीका है व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें सीधा फोकस इस बात पर है कि पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। इसके लिए नागरिकों के सारे खर्चे, सरकार के खर्चे, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट और शुद्ध निर्यात यानी नेट एक्सपोर्ट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। अब मान लेते हैं कि इन सभी खर्चों को एक साथ जोड़ने पर हमारी इकोनॉमी का कुल आउटपुट आता है पूरे 1000 करोड़ रुपए। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, आय विधि यानी इनकम मेथड। इसमें खर्चे की बजाय कमाई पर ध्यान देते हैं। देश भर में जितना भी वेतन मिला, किराया आया, मुनाफा हुआ, टैक्स चुकाया गया और डेप्रिसिएशन हुआ, उन सब का टोटल किया जाता है। और ये बात सच में हैरान करने वाली है कि जब हम देश की इस पूरी इनकम को जोड़ते हैं तो वो भी वापस उसी 1000 करोड़ के सटीक आंकड़े पर जाकर रुकती है। जी हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और तीसरी और आखिरी है उत्पादन विधि या आउटपुट मेथड। इसमें हम फिक्स कीमतों वाली रियल जीडीपी लेते हैं, उसमें से टैक्स को घटाते हैं और सरकार जो सब्सिडी देती है उसे वापस जोड़ देते हैं। और एक बार फिर से जादू देखिए, ये आर्थिक कैलकुलेशन भी बिल्कुल 1000 करोड़ रुपए पर आकर ही टिकती है। मतलब ये साबित हो जाता है कि चाहे आप खर्चा गिने, कमाई गिने या कुल उत्पादन, मैथमेटिकली नतीजा हमेशा एक ही जगह पहुंचता है। चलिए अब अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जीडीपी की कमियां और इसके अनदेखे पहलू। इतने सटीक और दुनिया भर में माने जाने वाले फॉर्मूले देखने के बाद एक सवाल तो जहन में जरूर आता है, क्या ये सिंगल नंबर वाकई में एक खुशहाल, तरक्की करते और संपन्न समाज की पूरी कहानी बता पाता है? हकीकत ये है कि इस फॉर्मूले में कुछ बहुत बड़े ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। उदाहरण के लिए, घरों में बिना वेतन के जो कड़ी मेहनत की जाती है, ये उसे बिल्कुल नहीं गिनता। अंधाधुंध विकास से जो पर्यावरण का भयंकर विनाश हो रहा है, उसे भी ये नज़रअंदाज कर देता है। और सबसे खतरनाक बात, जीडीपी के बढ़ने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि दौलत सब में बराबर बंट रही है। ये नागरिकों के बीच आय की भारी असमानता को पूरी तरह से छिपा लेता है, जो हमें इस अंतिम और सबसे गहरे विचार तक लाता है। अगर दुनिया का सबसे पॉपुलर आर्थिक पैमाना ही इंसानी जिंदगी के इतने अहम पहलुओं को पीछे छोड़ देता है, तो भविष्य में किसी भी देश की असली प्रगति और खुशहाली को आखिर कैसे मापा जाना चाहिए? जरा सोचिएगा इस बारे में। आज के इस एक्सप्लेयर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।